आफ्टरनून एवरीवन, सत श्री अकाल जी सबको। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आज की फैमिली मीटिंग में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे न्यू फेसेस हैं कि एडिक्शन जो हम समझ रहे हैं क्या वो वाकई वो है जो मेरा जो एक परसेप्शन है एडिक्शन को लेके कि ये आदत है, जानबूझ के लगा दिया है, दोस्तों ने लगा दिया, ये मन पक्का करेगा कि इसकी आदत छूट जाएगी। क्या एडिक्शन सच में वैसे है कि क्या इसका साइंटिफिक एविडेंस कुछ और कह रहा है? क्योंकि आज की मीटिंग का पर्पस है कि एडिक्शन क्या है और हमें इस बीमारी के साथ डील कैसे करना है। उसके लिए हम अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को यानी अपने बातचीत के तरीके को इस्टेब्लिश कर सके, क्योंकि हमारी बातचीत एक फाउंडेशन होने वाली है हमारे लव्ड वन के रिकवरी के प्रोसेस के लिए। पर वो फाउंडेशन, वो नींव तब मजबूत होगी जब हमें एक क्लियर कट राइट इंफॉर्मेशन इस बीमारी के बारे में होगी कि जो मैं अपने लव्ड वन को जिसके लिए इलाज के लिए लेकर आई हूँ उसे हुआ क्या है। क्या मैं उसे मान रही हूँ कि वो ब्रेन डिसऑर्डर में है? क्या मैं समझ पा रही हूँ कि एडिक्शन एक ब्रेन का कैंसर है? क्या मैं समझ पा रही हूँ कि एडिक्शन एक डिजीज है जो क्रॉनिक है, जो साथ चलेगी? क्या ये बीमारी मेरी समझ से या मेरे लव्ड वन के तरीकों से छूट जाएगी? आज हम उन पैटर्न्स, अपनी इंफॉर्मेशन, जहाँ हमारी जो एक सोच का जो दायरा है जिसमें हम एडिक्शन के साथ सालों साल जूझते रहे हैं, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि बीमारी प्रोग्रेस हुई, आज हम उसी के ऊपर बातचीत करेंगे कि एडिक्शन है क्या। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और आपको बता दें, ये टॉपिक हम बनाते नहीं है, हमारे कुछ लव्ड वंस हैं जो हमसे रोज इंटरेक्ट करते हैं, जो आपके लव्ड वंस भी हैं, हमारे पेशेंट्स। तो कल क्या हुआ कि हमारे कुछ पेशेंट्स ने हमसे बात करी और ये बोला कि कल हमारी फैमिली आ रही है, तो आप ना हमें समझाते रहते हो, कुछ उनको भी समझा देना, वो कैसे बात करते हैं। तो ये बात सुन के वी हैड थॉट एज अ टीम कि आज हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे बात करते हैं। इसमें ना ब्लेम हो जाता है। जब पेशेंट होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी रिजेंटमेंट्स होती हैं, बड़े गिले शिकवे होते हैं। मैंने नशा नहीं करना था, मैंने ये नहीं करना था, मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी फैमिली मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, मेरे फादर मुझसे दूर हैं, मेरी मदर मुझसे दूर है, मुझे कोई समझता नहीं है। हमारे जो लव्ड वंस होते हैं ना, हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी एक ये पेट स्टेटमेंट होती है, मुझे कोई नहीं समझता। वो सिर्फ मुझे नशेड़ी समझते हैं, मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस को समझते नहीं हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे ना कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं जिनको ये लगता है कि हमारा जो लव्ड वन है, हमारा जो पेशेंट है, पहले तो वो एडिक्ट ही नहीं है, उसको बीमारी लगी ही नहीं है। वो तो कभी कभी शराब पी लेता है, वो तो कभी कभी कोई और नशा कर लेता है। तो आपको ये बता दें, अगर आपके पेशेंट का कोई पर्टिकुलर बिहेवियर यानी कि ओदा वतीरा ना आया होता तो आप यहाँ ना होते। अगर आपका लव्ड वन सारा दिन काम करता, शाम को शराब पीता, आपको कमा के लाके देता, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करता, उसके रिलेशनशिप्स अच्छे होते, वो अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाता, सुबह उठते ही आपको हंसकर मिलता, जिन्हों कहते हैं पंजाबी च खिड़े मत्थे सवेरे तुहानू मिलदा, तो आप शायद उसको कभी ना लेके आते। आप उसको लेके इसलिए आए हैं क्योंकि उसके कुछ कुछ बिहेवियर्स आए हैं। या तो वो सड़क पे गिरा हुआ मिला है आपको, या आपको वो गलियों में मिला है, या उसका जरूरी नहीं है कि शराब पी के हम गुस्सा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, हाथ उठाएंगे तो वो शराबीपन है। जब नशा आपके ऊपर हावी हो गया इन एनी मैनर और आपको पता ही नहीं चल रहा, आप अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पा रहे, तो वो एक एडिक्शन है। एक एडिक्शन को आज हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज एडिक्शन? एडिक्शन इज क्रॉनिक complex condition characterized by compulsive engagement in rewarding stimuli despite harmful consequences। इसका मैं आपको मतलब बता दूं कि एडिक्शन एक ऐसी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जिसमें आपको जो चाहिए होता है वो एज अ रिवॉर्ड मिल रहा है, स्टिमुलाई। आपको पता होता है कि उसके नुकसानात हो रहे हैं, उसके नतीजे अच्छे नहीं हो रहे, फिर भी आप उसको कंटिन्यू करी जा रहे हो। आपको पता है कि आपका एक बिहेवियर है, एक पैटर्न है, या आप नशा कर रहे हैं, चाहे वो शराब है, चाहे वो दूसरे नशे हैं,
चाहे वो बिहेवियरल एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग है, चाहे वो रिलेशनशिप एडिक्शन है, जो भी एक ऐसा आपका बिहेवियर जो आपको पता है आपको उसको करने से नुकसान होते हैं, लेकिन आपके ब्रेन में वो एज अ रिवॉर्ड काम कर रहा है, आप उसको कंटिन्यू करी जा रहे हो, ये एक एडिक्शन है। इट अफेक्ट्स द ब्रेन रिवॉर्ड, मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग सिस्टम। ये आपके फैसले करने की जो आपकी स्थिति होती है या आप फैसला कर सकते हो उसको अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल्स टू कंट्रोल देयर एक्शंस। उनको अपने एक्शंस को कंट्रोल करना नहीं आता, मुश्किल हो जाता है। बिहेवियर लीडिंग टू एन इनएबिलिटी टू कंट्रोल बिहेवियर एंड प्रायोरिटाइज एक्टिविटीज इन अ हेल्दी मैनर। कहने का मतलब ये है कि एडिक्शन वो है आपका बिहेवियर, आपको पता है उसके कारण नुकसान हो रहे हैं, आपको पता है आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, आपको पता है आपकी मेमोरी डिटीरियोरेट हो रही है, आपको पता है आपके फैसले गलत हो रहे हैं, आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और आप अपने एक्शन और अपने बिहेवियर जो आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, या आपका जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप उस चीज को कंटिन्यू करी जा रहे हो, ये एक एडिक्शन है। सब लोग एग्री करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हैं कि हमने सिर्फ शाम को शराब पी और आपने रिहैब में डाल दिया पेशेंट को, ऐसा कभी नहीं होता। अगर अगर किसी का काम ही लिकर स्टोर्स हैं या शराब के ठेके हैं या शराब की दुकानें हैं, आप कैसे मान सकते हो कि वो बंदा अपने आप को मैनेज कर लेगा? उसके सामने सारा दिन अल्कोहल पड़ी रहेगी तो वो कैसे नहीं पिएगा? और अगर उसने पी लिया और हर बारी आपको ये प्रॉमिस किया, आज लास्ट टाइम पी रहा हूँ, कल से नहीं पीऊंगा, या मैं आज ऐसा करते हैं, हम डील कर देते हैं, हम प्रॉमिस कर लेते हैं, हम गुरुद्वारे जाके कसम खा लेते हैं, मैं दिन में नहीं पिया करूंगा, शाम को कभी कभी पी लूंगा, या मैं इवनिंग्स में पी लूंगा, या मैं वीकेंड्स पे पी लूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम ये समझें कि एडिक्शन जो है ये एक डिजीज है, और ये कैसी डिजीज है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जब एडिक्शन की बात कर रहे हैं तो एडिक्शन बीमारी है। जब हम कहते हैं कि ये आदत आदत इल्लत में जब बदल जाए उसको एडिक्शन कहते हैं। जब आपके नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं और तब भी आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो, इसको एडिक्शन कहते हैं। जहाँ पे आपका ब्रेन का कंट्रोल आपके हाथ से खो गया है। जब हम एडिक्शन कह रहे हैं, एडिक्शन इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर, मतलब आपके ब्रेन का ऑर्डर अब खराब हो चुका है। जहाँ जहाँ से उसने फैसले करने हैं, जजमेंट करनी है, उसके अंदर मोटिवेशन आती है काम करने की, उसकी डिसीजन मेकिंग आती है, वो सारा हिस्सा बीमारी के पास हाईजैक हो गई। ना चाहते हुए भी वो चीज़ वो रिपीट करता जा रहा है, जिससे उसकी लाइफ में ही नुकसान हो रहे हैं। मतलब आप सोचो कि एक इंसान पेड़ पे बैठा है और उसी पेड़ को काटता जा रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं नहीं गिरूंगा। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना इज इक्वल टू एडिक्शन। एडिक्शन में सबसे ज़्यादा नुकसान वो अपनी लाइफ का करता है, और फिर ऑटोमेटिकली हमने इसको फैमिली डिजीज बोला एडिक्शन को, क्योंकि आसपास के लोग जब इस बीमारी के साथ डील करते हैं तो इस बीमारी में इतनी ताकत है कि वो भी बीमार हो जाते। तो जिस परसेप्शन के साथ यहाँ मैं बैठती हूँ कि ये एडिक्शन आदत थी, गंदी आदत है, तो सबसे पहले उसे जाना पड़ेगा, उसे खारिज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आदत का इलाज नहीं हो रहा, इस हॉस्पिटल में ब्रेन का इलाज हो रहा है, यहाँ पे बीमारी का इलाज हो रहा है। ऐसी बीमारी जिसने शरीर, जिसने माइंड, दोनों को हाईजैक करके रखा। उस इंसान का वश अपने ऊपर ही नहीं चल रहा। तो ये एडिक्शन की बीमारी कैसे है? एडिक्शन की बीमारी प्राइमरी का मतलब हमारे जीन्स में से हमें मिली है, हम पहले से ही इस बीमारी में प्री डिस्पोज थे। ये बीमारी जैसे बाकी बीमारियां स्टैंड अलोन होती हैं, उसी तरह एडिक्शन भी एक मेडिकल कंडीशन है जिसको एक बीमारी के रूप में पूरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मतलब पीछे से चलती आ रही है। डिसीजन आपका कि आपने सब्सटेंस लिया, मे बी ड्रिंक, मे बी सब्सटेंस, बट आपकी बॉडी में वो उसने कैसे जैसे रिएक्ट किया वो आपके हाथ में नहीं रहा। तो आपका वो मोर एंड मोर एडिक्शन को जब हम कहते हैं कि ये बीमारी कैसी है, जहाँ पे तसल्ली नहीं है,
एक पेशेंट का माइंडसेट कैसे होता है, मोर एंड मोर, और जिसको हम कहते हैं कि लाया लाई जाना, एक चीज का बिल्कुल तोर तक लाया लाना, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। अब उसमें नुकसान भी हो रहा है तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि इनएबिलिटी टू कंट्रोल, उससे रुका नहीं जा रहा। नंबर वन, जब हम कह रहे हैं प्राइमरी बीमारी पीछे से चली आ रही है, हमारे जीन्स में शायद कुछ ऐसे डीएनए था, डीएनए में ऐसा कोड था कि जिसमें लिखा हुआ था कि जब हम नशा करेंगे हम रुक नहीं पाएंगे। आप बाकी लोगों को जब आप कंपेयर करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके अंदर एक ब्रेक लग जाती है, बट हम वो लोग ऐसे हैं जो एक बार शुरू होते हैं उनकी ब्रेक खराब हो चुकी है, वो ब्रेक यहाँ से वो रुक ही नहीं पाते, वो कंटिन्यू उसी चीज के अंदर फंस जाते हैं। देन वी सेड दैट ये बीमारी कैसे है, बीमारी क्रॉनिक का मतलब लॉन्ग लास्टिंग। जब ये एक बार बीमारी निकल डायग्नोस हो गई है तो अब ये लंबे समय में साथ चलेगी, क्योंकि हमने बोला बीमारी कहाँ पे है, बीमारी जीन्स में है। तो ट्रीटमेंट यहाँ पे कोई आपके जीन्स को बदलने का या कोई आपके जीन्स के डीएनए बदलने का नहीं है। बीमारी क्रॉनिक मतलब आपको मैनेजमेंट सिखाई जा रही है, क्योंकि बीमारी ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है। जब तक है जान तब तक ये बीमारी अंदर रहेगी। अगर हम मैनेजमेंट सीख गए तो हम इस बीमारी के साथ रहना सीख लेंगे, क्योंकि इस बीमारी के साथ ना मैं लड़ सकती हूँ, ना मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा याराना डाल सकती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ों में मेरा ही नुकसान होगा। बस इस बीमारी के साथ डील कैसे करना है वो मैनेजमेंट प्रोग्राम मुझे ये 100 डेज में सीखना पड़ेगा। देन बीमारी प्रोग्रेसिव, जैसे हम कहते हैं कैंसर एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आगे प्रोग्रेस करता है, उसी तरह एडिक्शन की बीमारी प्रोग्रेसिव है। मतलब इसका कोर्स कैसा है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज। जब आप देखते हो कि एक पैक से कहाँ पहुंच गया, एक बॉटल पे, एक सिगरेट से कहाँ पहुंच गया, पूरी एक डब्बी पे। सो दैट मीन्स इस बीमारी का कोर्स क्या है, प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसी तरह बीमारी का स्टेज भी प्रोग्रेसिव है। देन फेटल इफ अनट्रीटेड, ये बीमारी जानलेवा है इफ अनट्रीटेड। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये बीमारी किसी ना किसी को तो लेकर ही जाएगी। तो सबसे पहले उस पेशेंट को जहाँ उसकी फैमिली में से, क्योंकि जब हम देखते हैं कि एडिक्शन की बीमारी में घर में जब तसादम, क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स इतने हैं, तो पेशेंट के साथ हमने ऐसे भी देखे हैं कि फैमिली मेम्बर्स की भी लाइफ स्टेक पे होती। तो ये बीमारी जब हम कह रहे हैं एडिक्शन एज अ डिजीज, प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, फेटल इफ अनट्रीटेड, क्योंकि बीमारी चलती जा रही है। प्रोग्रेसिव जहाँ ये रिकवरी में आपको प्रोग्रेस कराएगी, जहाँ ये आपको पूरे क्रैश में, आपके बॉटम, आपकी जान में पूरा नीचे की तरफ आपको लेकर जाएगी, क्योंकि बीमारी ने नहीं रुकना। सबसे पहले तो सारे फैमिली मेंबर से ये रिक्वेस्ट है कि पहले हम एक्सेप्ट करें। एक्चुअली एज अ फैमिली हमारे लिए ये एक्सेप्ट करना, ये मानना सबसे मुश्किल है कि हमारा बच्चा, हमारा लव्ड वन, हमारे लव्ड वन को कोई प्रॉब्लम हो गई है। हम ही एडिक्शन को एक बीमारी नहीं समझते हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि ये तो पी बहुत सालों से रहा है, पर पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पहले तो कभी-कभी पीता था, ये बस 2-4 महीने हुए हैं या बस 5-6 साल हुए हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ गई है और ये ज़्यादा पीना शुरू हो गया है। या अगर हम ये कहते हैं सिगरेट तो इसने बहुत सालों से शुरू की थी, या बाकी अदर एडिक्शंस तो बहुत सालों से की थी, पहले कभी-कभी लेता था। अब अब सिर से पानी चला गया है। अब ये गुस्सा करने लग पड़ा है, या अब ये ज़्यादा करने लग पड़ा है। जिन पेरेंट्स को, जिन फैमिली मेंबर्स को ये लगता है कि अभी हमारे पेशेंट के कोई बिहेवियर चेंजेस नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी नशे की मिकदार बढ़ गई है और हमें अच्छा नहीं लगता, ये इतने नशे में झूमता रहता है, तो हम चाहते हैं इलाज करा लें। तो मैं ये बता दूं कि बीमारी बढ़ चुकी है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है। पहले वो कम लेता था, थोड़ा लेता था, अब ज़्यादा ले रहा है। उसके बस में नहीं है, क्योंकि उसके लिए कंपल्सरी हो गया है। जब हमने एडिक्शन की डेफिनेशन करी है ना, उसमें एक वर्ड आया है कंपल्सिव। उसके दिमाग में इतनी सोचें आती हैं नशा करने की कि उसके लिए ज़रूरी हो गया है, और वो नहीं लेता तो उसको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, इरिटेशन होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो गुस्सा करके ही आपको दिखाएगा। अगर वो चुप करके बैठ गया और अकेला बैठ गया है और आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ये भी एक बिहेवियर है। अगर वो आपको
सड़कों पे गिरता हुआ नजर आ रहा है, या आपने देखा है गाड़ी चलाते चलाते उसको ड्राउजीनेस हो रही है, तो ये भी एक अंदेशा है, एक सिम्टम है। तो पहले तो हम एक्सेप्ट करें कि दिस इज अ डिजीज, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है और बाकी बीमारियां हैं, अर्थराइटिस है जो कि क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीजेज हैं, ऐसे ही ये एडिक्शन भी एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव और फेटल डिजीज है अगर हम सही टाइम पे इसका इलाज ना कराएं। वी टोटली अंडरस्टैंड कि एक टाइम आता है फैमिली की सैचुरेशन आ जाती है, बस हो जाती है, फैमिली थक जाती है इलाज करते करते, समझाते समझाते। पर अगर हम राइट वे से ट्रीटमेंट लेंगे तो चीजें बेटर हो सकती हैं। अब हम आपको नेचर ऑफ डिजीज बताते हैं। नेचर ऑफ डिजीज, इट इज कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल, चतुर, चालाक, मायावी और शक्तिशाली है। हमारे जो लव्ड वंस होते हैं ना, मैजिशियंस होते हैं, हमारा लव्ड वन भी बैठा हुआ है एक बीच में, ये बहुत ही मैजिशियन होते हैं क्योंकि इनमें ना कन्विंसिंग पावर बहुत होती है, बड़े अच्छे से कन्विंस कर लेते हैं अपनी फैमिली को किसी ना किसी तरीके से। जब उन्होंने अपना कोई बात मनवानी होती है, कोई बात, जरूरी नहीं नशा करना, कोई बात, उस बात में चाहे कपड़े लेना है, चाहे शॉपिंग जाना है, चाहे घूमने जाना है, चाहे गाड़ी लेनी है, चाहे बुलेट लेना है या नया घर लेना है, उसके लिए कन्विंस बड़ा अच्छा कर लेते हैं। तो ये जो बीमारी है, इसका जो रूप रंग है ना, बड़ा ही चतुर, चालाक, मायावी और पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि ये कई बार 2 साल बाद, 3 साल बाद भी पॉपअप कर जाता है, चकमा दे देता है। सब कुछ जब ठीक चल रहा होता है तभी वो पॉपअप करता है, तभी उसका असली रूप रंग आता है। जब पूरी फैमिली कन्विंस्ड हो जाती है और पूरी फैमिली कंफर्टेबल हो जाती है, रिलैक्स्ड हो जाती है कि अब सब कुछ ठीक है, अब काम भी अच्छा चल रहा है, अब शादी भी हो गई है, अब बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस टाइम है। हमें और ज्यादा ध्यान देना है इसके बारे में। इतना पावरफुल है कि 8 इयर्स बाद भी हमने कई बारी स्लिप होते देखा है पेशेंट्स को, 8 साल ठीक होने के बाद भी। और वो क्यों? उसका ये आंसर है कि सिर्फ एब्स्टिनेंस रहना, सिर्फ नशे के बगैर रहना हमारी रिकवरी नहीं है। एब्स्टिनेंस के साथ साथ सोबेरिटी चाहिए, और सोबेरिटी तब आती है जब हम अपने करेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करते हैं। मैं दोबारा से आऊंगी, आए भी हम बिहेवियर के कारण थे, और जब हमने नशा छोड़ दिया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हमारा बिहेवियर फिर से आ रहा है, इसका मतलब है कि बीमारी फिर से अटैक करने वाली है। इस चीज को हम समझेंगे, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम बातचीत कैसे करते हैं? कम्युनिकेशन का ना पंजाबी का वर्ड होता है गल बात करनी। तो हम क्या करते हैं, हम बातें कम करते हैं, बात ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ज़्यादा पै ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। हमारा ये टेंडेंसी है कि हम गले पड़ जाते हैं, हम अग्रेसिव हो जाते हैं, अग्रेसिवली बात करते हैं, पर हम अच्छे तरीके से बात नहीं करते। तो आज हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे करनी है, ताकि हमारी नॉर्मल लाइफ जो है घर की, घरों में हम आराम से अपने पेशेंट के साथ बात कर सके। कई बार पता है क्या होता है, हमारे फैमिली मेंबर्स हमें आके बोलते हैं कि मैम ये ठीक तो हो गया है, इसने नशा तो छोड़ दिया है, पर ना हमें बड़ा डर लगता है इससे बात करने में। हम ना इसका चेहरा ही देखते रहते हैं, आज ये अच्छे मूड में आया है कि आज ये गंदे मूड में आया है, आज हम ये बात करें कि ना करें। तो इन चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, हम इसके बारे में सीखें। हमारे प्रोग्राम में कहते हैं कि जिनको गल्ला करनी नहीं आती वो गाला ਕੱਢ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਗਲਾ ਫੜਨ ਤੋਂ बाद जाओ गोली मारते हैं, ਜਾਂ गोली अपने अंदर पाते हैं। तो दैट मीन्स कहाँ से स्टार्ट हुआ कि हमें बातचीत, हमें गल्ला करनी नहीं आती, हमें सोनी गल्ला नहीं करनी आती। क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो मतलब 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक मैसेज भेज रही है और दूसरी मैसेज को रिसीव कर रही है। बट हमारी कम्युनिकेशन में ऐसे होता है कि मैसेज तो हम भेज देते हैं, बट आगे हम देखने के लिए तैयार ही नहीं होते कि जिसको मैसेज दिया गया है, जो दूसरी पार्टी है, उसको बात समझ भी आई है कि नहीं आई, उसकी वो बातचीत मैंने उसको गुड फील करा के कराई है कि उसको बैड फील करा दी। आप कई बार बोलते हो कि जब आप कोई ठीक बात सही शब्दों में बोलते हो तो उस बात का प्रभाव पड़ता है, और आप सही सच्ची बात भी अगर आप गलत तरीके से बोलो
तो दूसरा बंदा कहता है जाओ जो करना है कर लो, मैं आपकी बात नहीं मानूँगा। तो हमारी रिकवरी की जो बुनियाद है वो कहाँ पे है? हमारी बातचीत करने के तरीके में। इसलिए आज हम स्ट्रेस दे रहे हैं कि हमें ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन अपनी एडिक्शन में आती है कि साढ़े अंदर की गालां चलदियां रहंदी कि ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਪਾਈ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਫੜਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। So this is how we have to see reflect back कि किन्नी कुछ सोहनी गल्लां ਅਸੀਂ अपने घर ਵਿੱਚ कर सकते हैं। तो हमने आज अभी तक कवर किया है कि एडिक्शन क्या है, डिजीज कॉन्सेप्ट क्या है, बीमारी कैसी है और नेचर ऑफ डिजीज कैसी है कि ये कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल है। तो इतनी चुस्त, चालाक और शक्तिशाली अगर बीमारी हमारे घर में आ गई है, तो ये कुछ ना कुछ तो गेम प्ले कर रही है ना हमारे घर में। तो ये सबसे जो ज़्यादा गेम प्ले करती है ना, उसको हम बोल सकते हैं डिवाइड एंड रूल करती है। डिवाइड मतलब कि सबसे पहले जो चीज़ अफेक्ट होती है ना घर पे, वो आपसी तालमेल और आपसी बातचीत सबसे पहले अफेक्ट होती है, क्योंकि वो बीमारी आपको तोड़ेगी, डिवाइड करेगी, फिर ही तो वो अपना जो जगह है वो पूरी जमाएगी ना आपके घर में। तो सबसे पहले क्या किया इस बीमारी ने कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान से बात करके ही तो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, क्या उसको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये चीजें एक्सप्रेस करते हैं। तो जब बीमारी घर में आ गई तो क्या हो गया, दो चीजें हुई। या तो बिल्कुल चुप्पी आ गई हमारे घरों में, डर के कारण कि हम अगर बात करेंगे तो लड़ाई ना हो जाए, बिल्कुल चुप हो गए हम लोग कि मैंने इसको कुछ बोलना ही नहीं, कि ये ना हो कि ये मेरे पे हाथ उठा दे या इतनी शोर मचाए कि गुआंढियों के घर आवाज चली जाए, गली में आवाज चली जाए। तो इससे अच्छा है एक चुप सौ सुख वाला हम जो है ना तरीका अपनाते हैं कि चुप ही हो जाओ। तो वो चुप्पी कोई सुकून भरी नहीं होती है, वो चुप्पी खाने वाली चुप्पी होती है कि हमें पता है कि चीजें खराब हो रही हैं, पर हम डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रहे। बातचीत हमारी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है घर पे। या फिर दूसरी तरफ क्या होता है कि जो हम बात कर रहे हैं, वो ताने हैं, वो ब्लेमिंग है, वो गुस्सा है, वो दूसरे को नीचे दिखाना है, कंपैरिज़न करना है, अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरे इंसान पे निकालनी है क्योंकि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही। तो ये 2 चीज़ें होती हैं हमारे घर में कम्युनिकेशन के नाम पे। या तो बिल्कुल चुप या लड़ाई, झगड़ा, बवाल और ताने मारना, बेइज़्ज़ती करनी। आप लोग एग्री करेंगे सारे कि जब हमारे घर में एडिक्शन आई तो यही 2 तरीके थे कि हम या तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, अपने हाव-भाव से दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, ठीक है? या फिर हम क्या करते हैं कि गुस्सा करते हैं या उसको बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती करते हैं, इस तरीके से हम अपना आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो जब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा हथियार है कह लो कि इस जो शक्तिशाली बीमारी के साथ डील करने के लिए। तो अगर हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन फैमिली में आ गई, तो हम एक ऐसे हथियार के साथ इक्विप हो जाएँगे कि हमें इस बीमारी के साथ डील करना भी आ जाएगा और हम अच्छे तरीके से अपने लव्ड वन के साथ एक रेपो पे रह सकते हैं कि हम उसको खुल के बता सकें कि क्या चीज़ ठीक हो रही है, क्या बुरी हो रही है कि और किस पे एज़ अ फैमिली यूनिट हमें काम करना चाहिए। एक छोटा-सा मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। निधि मैम, हेलो। अब दूसरी तरीके से, हेलो निधि मैम। क्या है, कम्युनिकेशन कैसी थी? एक मैं हेलो कर रही हूँ, मतलब हम सुबह उठते हैं, अपनी सासू माँ को, अपने ससुर जी को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, बहन को हम कहते हैं, हाँ जी, जी, सत श्री अकाल जी, ठीक है जी, ठीक है। एक है कि हम पास जाके अच्छे से ग्रीट करते हैं, हग करते हैं। तो ये है कम्युनिकेशन। आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो? आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका। एक आप बहुत ही धीरे आवाज में बोल रहे हो, अगले तक तो आवाज ही नहीं पहुंची और घर में सास कह रही है ये तो मुझे बुलाती ही नहीं है, ਇਹ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹੂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼, वो बेचारी हौली जी बोलती पई है। तो दैट इज नॉट अ कम्युनिकेशन। एक है आप इतनी ऊंची बोल रहे हो कि अगला बंदा डर गया, यार ये गुस्से से बोल रहा है, ये लड़ाई होने लगी है अब घर पे। एक है कि आप देख ही नहीं रहे हो अगले बंदे की तरफ, आपने फेस ही नहीं किया और दूर दूर से सत श्री अकाल हेलो करी जा रहे हो। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन ये है कि आप अपनी बात को बड़े प्रिसाइज और क्लियर वे तक, छोटे और संक्षिप्त रूप में अच्छे तरीके तक दूसरे तक पहुंचा सको। ये है कम्युनिकेशन स्टाइल। अगर हम बैठे दूसरे कमरे में हैं, वहां से आवाजें लगाई जा रहे हैं, तो क्या कम्युनिकेशन होता है? ऐसे मम्मी पानी नहीं आना, मम्मी रोटी फड़ाना, मतलब ये कैसी कम्युनिकेशन चलती है ना, हमारे घरों में ऐसे ही चलता है वैसे नॉर्मली। तो आज हम बात करेंगे
अब अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ये कॉर्नरस्टोन ऑफ एवरी हेल्दी रिलेशनशिप है। अगर जैसे मैम ने बोला अगर हमने ये स्किल सीख लिया ना तो हमारी लाइफ बहुत बेटर होने वाली है। Effective communication is the ability to exchange thoughts, emotions, and information in a way that is clear, respectful, and compassionate. It involves both verbal and non-verbal skills, active listening and emotional awareness. मैंने आपको बता दिया verbal and non-verbal. Verbal जो है non-verbal ये था कि कोई gesture ही नहीं आया बीच में, दूर से ये आवाजें लगा दी हमने, ठीक है। और बहुत क्लियर वे से, पूरे रिस्पेक्टफुल वे से आप बात कर रहे हो, दूसरे बंदे की बात भी सुन रहे हो। हम क्या करते हैं, स्पेशली अब मैं हमारे लव्ड वन की बात बताऊंगी। देखो जो हमारे लव्ड वन है ना, बहुत ही ज्यादा पेन से गुजर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्यारी, सबसे प्यारी चीज को छोड़ दिया है। कहा जाता है कि नशा माँ की जगह ले लेता है। जितना प्यार एक बच्चा अपनी माँ को करता है ना, उतना प्यार वो अल्टीमेटली अपने नशे को करना शुरू हो जाता है। चाहे वो शराब है, चाहे वो दूसरी एडिक्शन है, चाहे वो बिहेवियर एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग है। उसको फिर दिमाग में माँ नहीं सूझती, माँ का प्यार नहीं सूझता, माँ का लाड नहीं सूझता, उसको सिर्फ नशा ही चाहिए। तो जब नशा माँ की जगह ले लेता है तो उसकी इमोशंस भी चली जाती हैं, उसकी फीलिंग्स भी चली जाती हैं। उसको नहीं समझ आता घर में कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, रोक रहा है, किसी और की भी पेन है, क्योंकि वो अपनी पेन है उसकी इतनी ज्यादा पेन है कि सबसे प्यारी चीज, आप सारे मेरे साथ एग्री करेंगे कि जो आपके लव्ड वंस हमारे पास आए हैं, जो अब हमारे लव्ड वंस हैं, वो नशे में कितनी देर से, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 15 साल, 20 साल से भी उन्होंने कोई ना कोई नशा करा है। तो जो एक उनकी प्यारी चीज, अगर हम एक किसी भी एक्टिविटी को 21 डेज या 40 डेज करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने सुबह जल्दी उठना है तो इनिशियली वो अलार्म लगाएगा 5 बजे का। 21 दिन, 40 दिन अगर वो लगातार अलार्म लगा के उठेगा, अल्टीमेटली अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, वो स्किल अपने आप आ जाएगा और वो खुद से 5 बजे उठना शुरू हो जाएगा, शायद 4:45 ही उठना शुरू हो जाए। हमने ये चीज नोटिस करी है। अब एक बंदा जो इतने सालों से एक नशा कर रहा है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो बाकी एडिक्शंस हैं, तो उसको कितनी ज्यादा उस चीज की आदत पड़ चुकी है और उसके लिए वो कितनी प्यारी हो गई है वो चीज, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता। अब हम चाहते हैं कि वो नशा भी छोड़ रहा है और वो बहुत ही प्यार से भी बात करे और वो गुस्सा भी ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो गुस्सा कर रहा है, हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर हमारा लव्ड वन गुस्सा करता है ना, हम डर जाते हैं, लो जी ये तो फिर पुराने वाले उस पे आ गया। मैंने तो बोला है कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल है, उनमें कन्विंसिंग पावर बहुत है। उनको पता है मेरे घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, एक मेरा सॉफ्ट टारगेट है, एक बंदा मेरे घर में ऐसा है जिसका दिल बहुत नरम है, या तो वो डर जाएगा या मुझे इनेबल कर देगा, या तो वो डरेगा या मुझे मेरी प्यारी चीज वापस ला के दे देगा। उसको ये भी पता है कि मेरे घर की पावर हाउस कौन है, मेरे घर का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा कौन है, वो उसके पास जाके कभी भी नहीं ना गुस्सा करेगा ना मांगेगा। अगर हमारा लव्ड वन गुस्सा करता है तो हमें क्या करना है, 45 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स का पॉज लेना है, पानी पी लेना है, डीप ब्रीदिंग कर लेनी है, उसको बोल देना है अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं कि ये जो इसने बोल दिया ना कि मैं बाहर भाग जाऊंगा, तो ये भाग ही जाएगा। हमें लगता है कि अगर इसने बोल दिया कि मैं अपने आप को मार दूंगा तो ये मार ही लेगा। हम पॉज कभी भी नहीं लेते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की स्किल्स हम सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और फैमिलीज ऑफ एडिक्शन पेशेंट्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स कि जो हमारी फैमिलीज हैं जहाँ पे एडिक्शन है, उनके लिए जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसका क्या मतलब है। तो फर्स्ट इज क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग फीलिंग एंड कंसर्न्स विदाउट जजमेंट और ब्लेम। कि जब हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली तरीके से हम बातचीत करना सीख जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग एक एनवायरनमेंट जो है वो हमारे घर पे बनेगा। तो उससे क्या होगा कि हम जब अंडरस्टैंड करेंगे तो हम दूसरे की पेन को समझ पाएंगे। अक्सर हमने अंडरस्टैंड क्या करना है, क्योंकि दोनों पार्टीज यहाँ पेन में है। पेशेंट अपनी पेन में है क्योंकि उसको नशा छोड़ना पड़ा जो कि उसको बहुत ही अजीज था,
और आपके लिए क्या पेन है कि आपको जो बंदा बहुत अजीज था वो आपसे दूर चला गया नशे के कारण, या आपकी बात नहीं सुन रहा। तो दोनों तरफ बहुत पेन है। तो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड क्या करना है कि एक दूसरे की पेन को समझना है। हम पेन नहीं समझ पाते, हम ये सोचते हैं कि मैं माँ हूं, तुझे मेरा दर्द नहीं दिख रहा, और पेशेंट ये सोचता है कि मेरे इतना तड़फ रहा हूं, मुझे इतनी क्रेविंग हो रही है, मेरे को सांस नहीं आ रहा, आप मेरी पेन नहीं समझ पा रहे हो। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब हम अपनी बात स्पष्ट तरीके से एक्सप्रेस करना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट ये जो नशा है इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और सेम जो लव्ड वन है वो आपकी पेन को समझे कि जो आप बिहेवियर, चाहे उसको गुस्सा कर रहे हो, चाहे उसको रोक रहे हो, टोक रहे हो, वो आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपकी भी पेन है कि आप उससे बहुत प्यार करते हो। तो जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, ताने नहीं मारेंगे, जज नहीं करेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे, तो हम एक अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट और एक दूसरे को समझने की ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। The next is fostering trust, rebuilding strained relationships caused by addiction. जब एडिक्शन की बीमारी घर पे आती है तो सबसे पहले क्या जाता है, विश्वास जाता है एक रिश्ते से। अब ये जो रिश्तों में विश्वास चला गया है तो हमारे पेशेंट्स भी क्या कहते हैं, विश्वास कर लो, उनमें कल्ले नहीं जावांगा, बट विश्वास नहीं हो पाता। बट द थिंग इज कि अगर हम ये वाला एक उनको इस तंज में बात करें कि नहीं मैं जो तू किता है तेरे ते विश्वास, तू विश्वास दे काबिल हो गए, आपको लगता है ये उनकी एक कम्युनिकेशन आपको और उनके बीच में जो एक ब्रिज बनना चाहिए दो पार्टीज के बीच में, वो बन पाएगा? वो बन ही नहीं पाएगा। तो फॉस्टरिंग ट्रस्ट, वापस में विश्वास लाने के लिए आपको सलीका, आप किस टोन में बात कर रहे हैं, आपकी पिच क्या है, आप कौन से शब्दों का चुनाव कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपने आपकी पिच, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये रफ हुई तो आप अपने लव्ड वन को अपने से फिर दूर कर दोगे। तो वो जो जो रिश्ता पहले ही नाजुक है, जो पहले रिश्ते में खस्ता हालत में आया है, उसमें आप विश्वास कैसे पनपोगे? तो हमारी जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव की बात होगी तो हम किस सलीके, हमारी टोन, हमारी पिच, हमारे शब्दों का चुनाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज। कई बार हम ना बोलते हैं, ना बोलते हुए हमारी इतनी सख्त बॉडी लैंग्वेज होती है कि दूसरा इंसान कहता है कि यार इनसे बात करनी ही बेकार है, इन्होंने मुझे समझना ही नहीं है। तो हमें ये प्रभावशाली, जब हम कह रहे हैं इफेक्टिव, असरदार एक बातचीत करने के तरीके में क्यों हमने सीखना है, ताकि हम उस रिश्ता में जो ट्रस्ट, जो विश्वास खो गया है, उसको वापस एक तरह से ला सके। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी टोन, अपनी पिच, अपने शब्द, मैं किस तरह से, कौन सी बॉडी लैंग्वेज से कन्वे कर रहा हूँ, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। एनकरेजिंग रिकवरी, सपोर्टिंग द पेशेंट इन अ नॉन एनेबलिंग वे। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपका लव्ड वन ऊंची बोल रहा है और गुस्से से बात कर रहा है, फर्स्ट थिंग आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होनी चाहिए कि बच्चे पहले आराम से बात करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्टली बात करें। आपकी टोन में आज बहुत हाई टोन है, तो जब आप ऐसे बोलते हैं ना तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं अगला बंदा वाकई ही धीरे बात करना शुरू हो जाता है। वो आपके आगे से ऊंची बात तब करेगा जब आपकी भी टोन ऊंची हो जाएगी। अगर आप बड़े आराम से उसको समझते हुए नॉन जजमेंटल वे से, अगर आप ये समझेंगे कि उसको क्रेविंग्स हो रही है और उसको आपकी ज़रूरत है, और एक सपोर्टिंग वे से, नॉन अनेबलिंग नहीं करनी हमने, और उसको आराम से बोलना है कि बच्चे मुझे समझ आ रही है, तुम्हारी, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी बीमारी बोल रही है, बिकॉज ऑफ यू आर नॉट द वे, ये मेरा बच्चा नहीं है, या मेरा ये लव्ड वन नहीं है, या मेरा ये हस्बैंड नहीं है, आप ऐसे बात करते ही नहीं थे, ये आपके नशे की बीमारी के कारण आप ऐसे बात करना शुरू हो गए हैं। पहले हम थोड़ा सा आराम से बात करेंगे, विल सिट टुगेदर, हम इकट्ठे बैठ के कोई सोल्यूशन निकालते हैं। इनेबल नहीं करना, पर उसकी बात सुननी है और एक गैप देना है उसमें, और उसको एक कन्वे करना है कि लाउडर पिच, ऊंची आवाज नहीं चलेगी, आराम से हम बात करेंगे। रिस्पेक्ट, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो हम सब चाहते हैं कि हमें मिले। पर होता क्या है कि जब एक जना लाउड होता है, हम उसके साथ पूरी बहस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो दो बातें सुनाता है तो हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है कि हम चार बातें सुनाने में निकल जाते हैं। तो इसका मतलब चिम्ब्रेन वर्सेस चिम्ब्रेन चल रहा है।
तो ये जो चिम्ब्रेन वर्सेस चिम्ब्रेन है कि एक चिल्ला रहा है, दूसरा भी उसके ऊपर चिल्ला के उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या मुद्दा सुलझेगा कि मुद्दा और बिगड़ेगा? कई बारी हमने स्किल सीखे होते हैं कि हमने प्रोवोकिंग नहीं करनी, हमने एनेबलिंग नहीं करनी, पर ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो हमारी कहीं ना कहीं फियर और एंग्जाइटी फिर से आ जाती है बाहर। वो फियर और एंग्जाइटी के कारण हम भी अपनी आवाज ऊंची कर लेते हैं। तो पहले क्लियर वे में हम ये कन्वे करेंगे कि हम आराम से बात करेंगे, फिर ये कह देंगे 1 मिनट में पानी पी के आई। उसको मत बोलो अभी चाय, अगर उसको बोल सकते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं बोल सकते तो बोलो 1 मिनट में पानी पी के आई, फिर तेरी बात सुनती हूँ। उसमें क्या हो गया कि हमने मिनिमम 45 सेकेंड टू 1 मिनट का गैप ले लिया, जिससे थोड़ा सा हमें गैप मिल गया। अब ये कम्युनिकेशन स्टाइल्स, पर्पस क्या है इसका? बिल्ड इमोशनल कनेक्शन, strengthen the relationship between family members and the colleague. For example, listening to their struggles with empathy helps them feel supported. एक होता है कि आप सिंपैथी करते हो, आय हाय बेचारा, आय हाय मेरा मुंडा बेचारा फंस गया, की बन गया ਇਹਦੇ ਨਾਲ। हमने सिंपैथी नहीं करनी होती, हमने एम्पैथाइज करना होता है। उसकी पेन को, जैसे हमने पहले बात की है, अगर हम पेन में हैं तो उसकी पेन को भी समझना है। अगर वो बार-बार आपको कह रहा है कि मेरा दिल कर रहा है सिगरेट पीने को, मेरा दिल कर रहा है अल्कोहल पीने को, मेरा दिल कर रहा है नशा करने को, तो उसको समझें हम कि उसको थॉट्स आ रहे हैं। थॉट्स के कारण उसकी क्रेविंग बन रही है और उसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है, तो उसको समझें और उस टाइम पे ये बोले, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, तुम्हें जो तकलीफ हो रही है उसको समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस तकलीफ में, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। इस तरीके से हम इसको मैनेज करें। हमने वापस अपनी बीमारी पे नहीं जाना, हमने इसको मैनेज करना है। तो जब हम मकसद की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है कि पर्पस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हमने नशे से दूर होना है, कि हमने अपने घर से नशा निकालना है। मकसद इसका और भी बहुत ज़्यादा है कि हमने अपने रिश्ते बेटर करने हैं। मकसद वो है जो लॉन्ग रन में ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर ये ऐसी चीज़ स्किल हमारे अंदर या हमारे घर वालों को यूज़ करनी आ जाए, तो लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। तो हमारा मकसद शॉर्ट टर्म नहीं है कि सिर्फ नशे तक हमने काम करना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। हम बहुत सारी चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं, स्ट्रेसेस हैं यहाँ पे, जो हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन से सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हुए कि मकसद क्या है, promote recovery, encourage the patient to seek or continue treatment without feeling judged. Example saying, I am here to help you stay on track instead of why can't you just quit. So हमारा मोटिव तो पेशेंट को यही होता है कि वो अपना ट्रीटमेंट पूरी तरह से कराए। ठीक है, आप पेरेंट्स हो, आप चाहते हो वो दवाई ले, थेरेपी पे आता रहे, फॉलो अप चलता रहे, और ये जैसे अगर ये ठीक हुआ है तो ये ठीक ही चलता रहे, आप लोगों का यही मकसद है। ठीक है, पर क्या होता है कि पेशेंट्स की हम कहते हैं कि कई बारी उनका मूड ऊपर नीचे होता है और वो इतने विलिंगनेस नहीं दिखाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, या वो जब ठीक होना शुरू होते हैं तो उनकी मोटिवेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। और उस टाइम पे हमने जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज करनी है, अगर हम ये तरीका करेंगे कि तुम छोड़ क्यों नहीं सकते हो, नहीं जाना तो छड़ दे, फिर छड़ के दिखा। ठीक है, ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। हम उस टाइम पे उसको मोटिवेट करके ये बोल सकते हैं कि देख, मैं भी तो तेरे साथ हूँ इस जर्नी पे, और मेरा सपोर्ट इसीलिए है क्योंकि तू सही रास्ते पे है और मैं चाहती हूँ कि तू इसी रास्ते पे चलता रहे। आई एम हेयर टू हेल्प यू टू स्टे ऑन द ट्रैक। सो एक ये तरीका है उसको मोटिवेट करने का और रिकवरी प्रमोट करने का, रिकवरी के रास्ते पे चलने का। और एक ये तरीका है कि उसको हम इनकरेज, हम सोच रहे हैं कि हम उसको चैलेंज करेंगे, ये चैलेंजिंग टोन हो गई ना, कि फिर तू आपे छड़ के दिखा दे जे तू फॉलो अप पे नहीं जाना। ठीक है, जे दवाई नहीं खानी फिर छड़ के तो खा फिर तू आपे। तो ये क्या है, हम उसको प्रोवोक कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन के तरीके तभी हम ये एग्जांपल्स के साथ आपके पास लेके आए हैं, क्योंकि रिकवरी के हर फेज में, हर मोड पे ट्रीटमेंट जब आप ले रहे हो तो उसके अलग अलग फेजेस में अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। तो आपने कैसे उन चैलेंजेस को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ डील करना है, वो हम आज आपको बता रहे हैं। Moving ahead, resolve conflicts, reduce arguments and misunderstandings by focusing on solution rather than blame. Example, how we can address the stress triggers together. वो कहते हैं एक जुबान जो हमारी है वही किसी के मन में हमें राज पे चढ़ाती है, और यही जुबान हमें किसी के मन से
उतारती है। इसका मतलब बातचीत करने का तरीका हमें सबको बहुत सीखना ज़रूरी है। अब रिज़ॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, रिश्तों में जब गांठ बजती है, वो गांठ क्यों बजती है? क्योंकि हमारे शब्द इतने तीखे गए होते हैं कि वो रिश्तों में गांठ बांध देते हैं। अब जो उन गांठों को हमने खोलना है, क्योंकि एडिक्शन में जो हमारा कम्युनिकेशन था वो क्या था? क्रिटिकल था। हमारा जो बातचीत करने का तरीका था वो क्या था? ब्लेमिंग था, इंसल्टिंग था, जजमेंट पास करने वाला था। तो जब हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने लव्ड वन को सिर्फ ताने दी हैं, कंपेयरिंग की है, उसकी कंपैरिजन किया है, उसको दूसरों लोगों के साथ डिमीन किया है, तो वो रिश्ते में आपको लगता है दूरियां पैदा हो गई, गैप हो गया। अब ये जो गैप जो पड़ गया है, इसको दोबारा से ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बातचीत, तभी बातचीत का तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब उसको क्रेविंग्स आ रही हैं, और क्रेविंग्स में हम कह रहे हैं, ले हले भी तेरा इलाज कराया, तो उन्हें हले भी तेरा जी करदा है, तो वो आपको क्या बताएगा? और अगर आपका स्टेटमेंट जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि क्रेविंग्स हो रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी क्रेविंग्स को आज सरेंडर कर दूं। ये हमारी बीमारी की वांट है। तो जब आप इस तरह से जब बातचीत करके एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं, तो दूसरा बंदा आपको लुक फॉरवर्ड करता है। वो कहते हैं कि नहीं यार, जब ये हार्ड टाइम है, ये जो क्रेविंग्स का टाइम है, जब मैं इसके साथ शेयर करूंगा, तो आगे से जब आपके सूदिंग वर्ड्स, सपोर्टिंग वर्ड्स उसको मिलते हैं, तो उसकी क्रेविंग्स को मैनेज करने में उसे भी ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में उन्होंने बोला कि स्ट्रेस ट्रिगर्स क्या हैं, कि ठीक है कि ट्रिगर्स हम सबकी लाइफ में तनाव है, बट अगर हम बोले कि हम सोल्यूशन, तनाव तो है बट इसमें हमें करना क्या है? अगर हम प्रॉब्लम का ही खेल खेलते रहेंगे तो हमें सोल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं। तो कम्युनिकेशन से, बातचीत करने से कि हाँ इस तरह से क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन ले सकते हैं, ये क्रेविंग है इस टाइम पे, मैनेज कैसे कर सकते हैं? कॉफ़ी पीने जा सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ म्यूजिक सुन सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ मूवी पे जा सकती हूँ। इसका मतलब हमारी बातचीत एक सोल्यूशन ओरिएंटेड सोल्यूशन की तरफ हमें लेकर जाती है। अच्छा, हम ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें, इफेक्ट का मतलब है प्रभाव। जो आप बातचीत करते हो उसका प्रभाव दूसरे बंदे पे क्या पड़ रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा आपके घर में, चाहे जो मर्जी है। एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ कि आप किसी गुरुद्वारे रोज जाते हो और वहां देखते हो बाहर कोई भिखारी है जो आपसे रोज पैसे मांगता है, और आपका नॉर्मल रूटीन है, आप रोज उनको 10 रुपए दे देते हैं, राइट। एक दिन आपके पास बाय चांस पर्स रह गया और आपके पास पैसे नहीं है। रोज वो आपको दुआएं देता है, और जिस दिन आपने उसको नहीं दी वो गालियां निकालने लग पड़ता है और आपको बुरा भला कहता है। वो जो वो गालियां निकालता है वो कितनी देर रहती हैं आपके पास, कोई बताएगा? कितनी देर हम उसकी गालियों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं? ज्यादा देर होते हैं कि थोड़ी देर होते हैं? बस मैं ये पूछना चाहती हूँ। मोस्टली हम थोड़ी देर होते हैं, थोड़ी देर होते हैं मोस्टली, क्योंकि उसके साथ हमारा रिलेशन नहीं है मैम। उसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हम कहते चल भिखारी था, पागल था, हम ये बोल देते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग वहां बैठे होते हैं जिन्होंने सर्दियों में कम कपड़े डाले होते हैं, ऑलमोस्ट समरिश क्लोथ्स डाले होते हैं, और समर्स में वुलन्स डाले होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये बंदा पागल है, शायद सिक माइंडेड है, राइट। पर यही गाली या नेगेटिव वर्ड्स अगर आपके हस्बैंड, बेटा, भाई, बहन बोलता है, वो कितनी देर हमारे दिमाग में रहता है? कितनी देर? वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं मैम, सालों साल रखते हैं हम। छप ये जाता है। जो हमारे लव्ड वंस बोलते हैं ना, जिन्होंने मुझे कल बोला जब मेरी फैमिली आएगी ना तो जरा उनको अच्छे से समझाना, तो ये क्या है कि उन्होंने रिजेंटमेंट्स होल्ड करके रखी हुई हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें, कुछ कड़वे शब्द जो हमारी फैमिली ने आउट ऑफ कंसर्न ही चाहे बोले हुए, चाहे आउट ऑफ स्ट्रेस या डिस्ट्रेस बोले होंगे कभी, या उनका ना चाहते हुए प्रोवोकिंग बिहेवियर हुआ होगा। ये जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, जो लैंग्वेज है, दिस इज अ ब्लेसिंग, लेकिन दिस इज अ कर्स ऑल्सो कई बारी, क्योंकि वो ऐसी बातें छप जाती हैं, रह जाती हैं, जो निकलती नहीं है दिमाग से। हमारे से ना कई बारी फैमिलीज पूछती हैं, मैम 3 महीने बाद ए वाली गल भूल जाएगा ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦस्ती भेजा है, ये 3 महीने बाद ਇਹਦੇ दिमाग से निकल जाएगी ये गल। तो आपको ये बता दें, इसीलिए हमने स्टाइल सीखना है कम्युनिकेट करने का, कि किस तरीके से हमने कम्युनिकेट करना है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी एग्री दैट, बट
डेफिनेटली अगर हम चाहते हैं वो हमारा रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट करें, तो हमें इक्वली उनका रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट करना है। वो बुरे इंसान नहीं है, उनको बीमारी ऐसी लग गई है जिसकी वजह से उनके बिहेवियर्स ऐसे आ रहे हैं। Coming to the next point is break the cycle of denial. Help the family acknowledge the problem and work collaboratively to address it. जब हमने शुरू किया था तो मैंने एक बात बोली थी कि बहुत सारी फैमिलीज को ये लगता है मेरा बच्चा उतना बीमार नहीं है जितने बाकी बच्चे बीमार हैं। मेरा बच्चा तो सिर्फ बियर पीता है, मेरा बच्चा तो सिर्फ अल्कोहल लेता है, बाकी कोई हीरोइन थोड़ी लेता है मेरा बच्चा, कोई स्मैक थोड़ी लेता है, स्मैकिया थोड़ी बन गया है, उसकी तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बड़ा डिसेंट बड़ा जेंटलमैन है मेरा बच्चा। तो आपको बता दें डिसेंट सारे हैं, बुरा कोई भी नहीं है, अच्छे इंसान सारे हैं। आज के दिन पे अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे कोई प्रॉब्लम आएगी वो सबसे पहले होंगे मुझे हेल्प करने के लिए। इतना अंदर से उनका पैशन होता है, उनके अंदर फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती हैं किसी को हेल्प करने के लिए। हम कहते हैं ना कि एक ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, लोगों की हेल्प करता सी, ये पता नहीं नशा कदों आ गया विच, ये नशे के कारण बिहेवियर्स आ गए हैं। वो अच्छा इंसान है, सारे हमारे लिए इक्वल है, सारे हमारे लिए डिसेंट हैं और सबके नेचर भी अच्छी है। सिर्फ जब बीमारी आती है तो वो एग्रेसिव होते हैं या उनका बिहेवियर आता है या उनकी डिमांड्स आती हैं कई जो कि कई बार फुलफिल नहीं होती। तो फैमिली को कोलैबोरेट करना है विद द टीम। अगर आप अलग टीम है, हम अलग टीम है और पेशेंट अलग है, हम कहते हैं ना ये ट्रायंगल होता है पेशेंट का, फैमिली, ट्रीटिंग टीम एंड पेशेंट। हम टुगेदर इकट्ठे मिलके इस बीमारी से हम जीत हासिल कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग हो गए फिर नहीं हम कर पाएंगे। और जो बीमारी है ना वो कनिंग एंड बैफलिंग एंड पावरफुल है, वो अलग कर देती है। जैसे मैम ने बोला था इनिशियली डिवाइड एंड रूल, तो ये बीमारी थेरेपिस्ट और फैमिली का कनेक्शन भी डिवाइड एंड रूल वाला कर देता है। So coming to the next point is strengthen family resilience. Strengthen family resilience. Resilience का मतलब होता है कि हमारी शक्ति किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ डील करने का, कि हम कितने फ्लेक्सिबल हैं, हम कितनी जल्दी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं, उससे कोप कर पाते हैं। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे मदद करता है फैमिलीज को स्ट्रेंथन करने में उनकी रिजिलियंस, कि equip family members to handle challenges without losing emotional balance। कि क्या है कि जब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या कोई सिचुएशन ऐसी जो अनचाही हम देखना नहीं चाहते, ठीक है, उसमें हमारा इमोशनल इनबैलेंस तो होगा। मैं ये नहीं कहती आपका इमोशनल स्टेट हमेशा एक जैसा होगा, कुछ भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अब मेरे सामने आएगी तो एकदम से मेरा मूड ऑफ होगा, पर ये है कि कितनी जल्दी मैं वो अपने मूड ऑफ को वापस से एक नॉर्मल स्टेबल लेवल पे ले आती हूँ। ये मतलब है रेजिलियंस का, कि किसी भी स्ट्रेसफुल, क्या मैं उस चीज के बारे में 2 घंटे रो रही हूँ, 2 दिन रो रही हूँ, कि 2 साल लगा दिए हैं मैंने वो बात भुलाने के लिए या उस चीज से निकलने के लिए। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो हमें कैसे स्ट्रेंथन करती है, हमारी इसी एबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है जिसको हम रेजिलियंस बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So the next is rules of effective communication। हमने देखा कि मकसद क्या था, एक मतलब अच्छी बातचीत का। अब हम कह रहे हैं अच्छी बातचीत के कुछ तो कोई पॉइंटर्स होंगे, कुछ तो इंडिकेटर्स होंगे, कुछ तो रूल्स होंगे जो एक अच्छी बातचीत को लेबल करते हैं, क्योंकि बातचीत तो हम सब कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ अफेक्टिव, कि आप बात कर रहे हो उस बातचीत का असर पड़ रहा है दूसरे इंसान पे। मतलब जब 2 पार्टीज इन्वॉल्व है तो दोनों पार्टीज में टुवर्ड्स द एंड ये ना हो शॉर्टफॉल या डेफिशिएंसी ना हो जाए गुड फीलिंग की। अगर गुड फीलिंग की शॉर्टफॉल हो गया तो इसका मतलब वो बातचीत अच्छी नहीं हुई, वो किस में जाएगी, रिजेंटमेंट में बदल जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगी। तो इसका मतलब हमें कुछ उसके रूल सीखने पड़ेंगे कि अगर हम बातचीत करने जा रहे हैं तो वो कौन से ऐसे आधार होंगे, वो कौन से ऐसे मूल होंगे जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड नंबर 1 इज एक्टिव लिसनिंग। Focus fully on what the patient is saying without interrupting or judging। मतलब हम सबको सिखाया गया है कि बोलना कैसे है, ठीक है, पर हमें ये कम सिखाया गया कि सुनना कैसे है, कि दूसरों की बात बिना टोके रोके। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहला रूल है कि आप एक्टिवली किसी की बातचीत सुन रहे हैं, जो वो आपसे बात कर रहे हैं, कि आप उसके साथ आई कांटेक्ट बना के उसकी बात को सुन पा रहे हैं कि नहीं।
मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हम मोबाइल चला रहे होते हैं, कोई इंसान आपसे बात कर रहा होता है तो आप जवाब दे देते हो। दैट शोज कि कहीं ना कहीं आपकी पार्शियल लिसनिंग थी और ना ही आपका आई कॉन्टैक्ट उससे मेंटेन हो पाया। तो दोनों रूल में कि आप उन फुली उन चीज़ों में मतलब आप इन्वॉल्व हैं जब कोई दूसरा इंसान बात कर रहा है, और कम से कम उसके साथ आप एक आई कॉन्टैक्ट तो बना पा रहे हैं ताकि दूसरे इंसान को लगता है कि मेरी बात आई बीइंग अंडरस्टूड, मेरी बात सुनी गई है, मेरी बात समझी गई है। Empathy is try to understand the patient's perspective and emotions, and clarity use simple and direct language to express concerns and feeling. ये जो हम टॉन्ट्स मारते हैं ना, ये टॉन्ट्स हम नहीं मारेंगे, सिंपल और क्लियर बात करेंगे ताकि हमने अपनी जो बात कह भी दी और अगले को समझ भी आ गई। लेकिन जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो दूसरे बंदे को ये लगना चाहिए कि आपकी टीम सेम है। अगर उसको ये लगा कि आपकी टीम अलग अलग है तो हम नहीं कर पाएंगे हेल्प। अगर किसी ने आपके दरवाजे पे दस्तक दी है, नॉक नॉक किया है और आप चाहते हो कि वो अंदर आ जाए, तो दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना पहले। और जो दरवाजा खोलना पड़ेगा उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगले को वेलकम करने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप वेलकम करने के लिए तैयार नहीं है, फिर तो आप नौकर को भेज दोगे भी तुम खोलो जाके। अगर आपने अपने लव्ड वन की इमोशंस फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, इफेक्टिवली सुनना है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि वी आर अ टीम, हम अलग अलग नहीं है। अब आजकल क्या हो रहा है, जब पेशेंट्स घर जाते हैं तो हमारे जो लव्ड वन है उनको लगता है वाइफ अलग टीम है, मैं मम्मी पापा एक टीम है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वाइफ नोक टोक ज्यादा करती है, रोकती ज्यादा है मुझे, और मम्मी पापा तो मेरी सारा कहना मान रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में टीम एक होगी, सारे फैमिली मेंबर्स, चाहे वो दादा है, दादी है, वाइफ है, बहन है, भाई है, चाची है, फूफा है, वॉट एवर, 15 मेंबर्स हैं तो 15 मेंबर्स, दे शुड बी कोलैबोरेटिव। एक टीम होनी चाहिए। कभी भी मरीज को ये नहीं लगना चाहिए कि ये मेरी टीम है वो आपकी टीम है। हमने इकट्ठे मिलके और बात को सुनना है। सीधा, जैसे कि अभी मैम ने बोला, सीधा कोरी ना नहीं करनी है, बैठना है, पॉज लेना है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे ये लर्न टू मैनेज इमोशंस, स्टे काम ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस इवन इफ द एडिक्ट बिकम्स डिफेंसिव और इमोशनल। टेक डीप ब्रेथ, जैसे कि पहले बताया है। हम क्या करते हैं, अगर हमारा लव्ड वन एग्रेसिव हो रहा है या कोई बात भी कर रहा है या उसने यही बोल दिया कि मुझे क्रेविंग हो रही है, तो हमारी आत्माजी से टकला हो जाता है, हमारी पैनिक इतनी हो जाती है, हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, अब क्या करूं, ये क्या पंगा पड़ गया, अब तो ये पहले जैसे करेंगे। वो पहले जैसे नहीं करेंगे, वो कुछ स्किल सीख के आए हैं, पर हाँ उनको स्किल्स अप्लाई करने में मदद चाहिए आपकी साथ में। उसमें आपने खुद ने डीप ब्रेथ्स लेनी है, पानी पीना है, रिलैक्स करना है। आपकी इमोशंस बीच में नहीं आनी चाहिए। अगर आप ही वनरेबल हो गए, आप ही हार गए, तो हम उनको हेल्प कैसे करेंगे। अगर आप रोना शुरू हो गए हो या आप अनकंफर्टेबल हो गए हो या आपको बहुत गुस्सा आ गया, अक्सर ऐसे ही होता है। अगर हमारा कोई लव्ड वन घर जाके बोलता है कि मुझे क्रेविंग्स हो रही है, तो कई बारी घर के कुछ फैमिली मेंबर्स, जैसे फादर हो गए या कोई और बुजुर्ग हो गया, ले इन्ने पैसे खर्चते हैं, इन्ना इलाज कराता है, हले भी तेन क्रेविंग हो जाती पई है, एक ही मतलब होया, सिक्के की आया फिर, कितना की है तू उत्थे 3 महीने, 100 दिन की करके आए हैं फिर। ऐसे ऐसे तंज नहीं देंगे हम। उसकी बजाय हम ये कहेंगे, ओके वी अंडरस्टैंड कि ये जो तुम्हारी क्रेविंग है ये तुम्हारी सोचें हैं, सोचें तो आनी रहनी है, सारी जिंदगी आ सकती है, पर हम मिलके बैठ के इसका सोल्यूशन करते हैं। अपनी इमोशंस को हावी नहीं होने देंगे, अपनी इमोशनल मैनेजमेंट करेंगे पहले। हम ना अक्सर जब बात करते हैं ना, तो एक्टिव लिसनिंग का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि हम जब सुन रहे हैं ना, तो हमारे दिमाग में जवाब नहीं चलना चाहिए। हम जब सुनते हैं ना, हम सुनते तो हैं, पर हम क्या अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ये जो बात कर रहा है इसका जवाब मैं क्या दूंगा, तो वो एक्टिव लिसनिंग नहीं है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप 100% अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हो, 100% उसके अगला स्टेप था कि एम्पथाइज कर रहे हो कि वो किस सिचुएशन में आके मुझसे ये बात कर रहा है। अब क्या होता है कि जब हम बात करते हैं ना,
तो हम उसकी बात सुनते हुए ना ये फिगर आउट कर रहे होते हैं कि इसके बाद मैंने इसको जवाब क्या देना है। तो वहां पे मैं एक्टिव कहाँ पे हूँ, वहां पे तो मैं पैसिव लिसनर हूँ कि मैं आधी बात उसकी सोच सुन रही हूँ सरफेस लेवल पे, पर मैं सोच क्या रही हूँ कि मैंने इसके बाद इसको जवाब क्या देना है। तो हम क्या ही उसकी सिचुएशन समझ पाएंगे। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि जब वो बात कर रहा है, आप कंप्लीटली पूरा 100% उसकी बात सुन रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो कि वो किस चीज से बोल रहा है, उसका मूड ऑफ है या वो मैनिपुलेट कर रहा है या क्या कर रहा है। पहले 100% वहां पे आप प्रेजेंट होके उसको एक्टिवली लिसन करो, एम्पथाइज करो, क्लियर करो, फिर अपने रिस्पॉन्सेज के बारे में सोचो। अगर आप रिस्पॉन्स पहले ही अपने दिमाग में चला रहे हो, ठीक है, कि मैंने इसको ना बोलना है, तो फिर आप अपने इमोशंस को मैनेज ही नहीं कर पाओगे। आप सोचो किसी चीज के लिए ना करके बैठे हैं, हमें पता ही होता है कि इन्होंने क्या बात करनी है, ठीक है, तो ये इसने मुझे ऐसे बोला तो मैंने तो इसको ऐसे बोलना है, तो मैं पहले से ही एक जवाब सोच के बैठी हुई हूँ। पर हो सकता है उस टाइम पे वो जो आपने जो एम्पथाइज करके जो चीजें समझी, आपने पॉज दिया, अपने इमोशंस को समझा, अब आपका रिस्पॉन्स भी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। सो एक्टिव लिसनिंग का बहुत ही अहम रोल है जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट कि आप क्या बोल रहे हो, आप कैसा सुन रहे हो, उसको एम्पथाइज कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, वो भी एक बहुत अहम हिस्सा है कम्युनिकेशन में। इसमें जो मैम ने बताया बिल्कुल ट्रू है। हम एक्टिव लिसनिंग में हम क्या हो जाते हैं, हम सुन नहीं रहे होते, हम एक्टिव हो जाते हैं, किस चीज के लिए तैयारी कस लेते हैं, अब अगला क्या करना है मैंने, व्हाट नेक्स्ट। या हम सीधा जंपिंग इनटू कंक्लूजन चले जाते हैं। हुन अगला कदम ए की चुकेगा, हुन इस तो बाद ना इन्ने इस तो बाद हुन कोई हंगामा ही करना है। हमारी वो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसकी वजह से जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ हमारा लव्ड वन होता है, हम वो नहीं समझ पाते। हो सकता है इस स्टेट में उसने एग्रेशन नहीं शो करनी, हो सकता है वो आपसे हेल्प मांग रहा है, बट क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं तो हम अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, हम फटाफट से उसको जवाब दे देते हैं। एक्टिव लिसनिंग का सबसे वो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि जब हम एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे होते ना, हम नॉर्मली ये स्टेटमेंट यूज करते हैं, मैनू पता सी तू यही गल करनी है, हुन इस तो बाद तू ये कहेगा, मैं पहले ही तेनू कह दा कि ये ते मेरी ना है। होता है ना, क्योंकि हमें पता होता है कि इनकी क्या स्क्रिप्ट है, इन्होंने 3-4 चीजें ही बोलनी है, तो वो हम क्या कर रहे हैं कि अंतर्यामी हम हैं कि हाँ भी तूने बोलना, एक स्टेटमेंट तूने बोली, इससे अगली 3-4 स्टेटमेंट्स मैनू पता है तू की कहना है। तो हम एक्टिव लिसनिंग कर ही नहीं रहे हैं, हम तो अपना जवाब तैयार लेके बैठे हुए हैं कि तू जो मर्जी मैनू कह ले, मैं ना उन्हें एम्पथाइज करना है ना मैं समझना है, ये मेरा जवाब है, तेनू मेरा जवाब सुनना फिर पड़ेगा। हमारे लव्ड वन की स्टेटमेंट आती है, तुम आप तो समझ ही नहीं सकते, ना आप पहले समझे हो ना आप आज समझोगे। और उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन, फिर से बोलूंगी, हमारी गल बात खत्म हो जाती है। हमारा लव्ड वन जो उसने शेयर करना होता है, वो शेयर करना बंद कर देता है, क्योंकि हम एक्टिवली सुनते ही नहीं हैं, उसके साथ एम्पथाइज नहीं कर पाते, उसकी किसी बात को क्लियर ही नहीं कर पाते। जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वैसे उनके भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। उनको भी पास्ट एक्सपीरियंस में, जैसे मैंने बताया, रिजेंटमेंट्स होल्ड करके रखते हैं ना हम कुछ लैंग्वेज जो हमने, कुछ वर्ड जो हमने बोली होती हैं, वो होल्ड करके रखते हैं। फिर हमारे लव्ड वंस भी हमसे बात करनी बंद कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं ऐते बोलता ही कुछ नहीं, ऐते चुप ही हो गया है। वो चुप इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं हमने एक्टिवली सुना नहीं है उसकी बात को, एम्पथाइज नहीं किया और उसको एक क्लियर मैसेज नहीं दिया। नेक्स्ट इज अटेंडिंग फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, यूजिंग ऑफ आई स्टेटमेंट। हम क्या करते हैं, हम यू स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। तुम हो ही ऐसे, तुम हो ही बुरे इंसान, तुमने करना ही ऐसे है। इसकी बजाय अगर हम आई स्टेटमेंट्स करें, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, आई कैन अंडरस्टैंड कि मुश्किल होती है, आई कैन अंडरस्टैंड जब मुझे चाय नहीं मिलती 2 घंटे तो मुझे तकलीफ होती है, तो आप तो अपना नशा छोड़ के आए हो, तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। अगर हम ये स्टेटमेंट्स दें और उनको हेल्प करें, उस टाइम पे डाइवर्ट करें, कुछ खाने को दे दें, कुछ बात कर लें। कहते हैं कि बातचीत करने से आधा मसला सॉल्व हो जाता है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स कई बार आके बोलते हैं कि आए तो हम, उनकी फैमिलीज जो बोलती हैं, आए तो हम स्ट्रेस में थे, लेकिन हमारा आधा स्ट्रेस दूर हो गया क्योंकि आपने हमारी बात सुन ली सिर्फ।
समझी कि नहीं समझी उनको नहीं पता, सुन ली। इसलिए सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कहने पे लगे हुए हैं, हम सुनने पे नहीं लगे हुए। कहेंगे हम जब हमें स्किल्स आ जाएंगे, पर पहले हम सुने वो कह क्या रहा है, उसकी पेन क्या है, उसकी पुकार क्या है, वो क्या चाह रहा है। अगर उसने ये कह दिया कि अगर मुझे सिगरेट नहीं दोगे मैं घर से भाग जाऊंगा, मैं घर में वापस ही नहीं आऊंगा, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि मुझे क्रेविंग हो रही है, भाई मेरी हेल्प करो किसी तरीके से, मेरी मदद करो। फीडिंग टीम को कॉल कर लो, इमरजेंसी मेडिसिन देख लो क्या दी जा सकती है, पानी पिला दो, कोई जूस पिला दो उस टाइम पे, कुछ भी करके हम डाइवर्ट कर सकते हैं। तो आई स्टेटमेंट्स करनी है कि आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्रॉब्लम। मैं ये तो नहीं कर सकती कि तुम्हें नशा ला के दे दूं, मैं ये तो नहीं कर सकती कि तुम्हारी उतनी पेन को समझ जाऊं, बट ये है कि ये मुझे पता है कि इस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं हेल्प कैसे करूं, क्या मैं आपके लिए कर सकती हूँ ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। हो सकता है मैं आपको 100% कंफर्टेबल नहीं कर सकती, पर कुछ कंफर्टेबल कर लेते हैं, कुछ विन विन डील देख लेते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए, राइट। नेक्स्ट इज लर्न अबाउट एडिक्शन, कि जैसे जैसे हम एडिक्शन की नेचर और बीमारी के बारे में समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से हम कितना ज़्यादा इसको डील कर सकते हैं। क्योंकि नेचर ऑफ एडिक्शन को अगर हम समझेंगे कि सबसे बेसिक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जो आपका लव्ड वन आपसे बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है, हेरा-फेरी कर रहा है या गुस्सा कर रहा है, वो नहीं उसकी बीमारी है। लर्निंग अबाउट एडिक्शन का मतलब है कि जो आप लड़ रहे हो या उसकी बातों पे रिएक्ट कर रहे हो, आप अपने लव्ड वन से नहीं कर रहे हो, आप उसकी बीमारी के साथ उस टाइम पे माथापच्ची कर रहे हो, जो कि ज़रूरत नहीं है, उससे और ज़्यादा फ्लेयर अप होएगी प्रॉब्लम। सो अंडरस्टैंडिंग एडिक्शन का मतलब है कि जो भी वो बातचीत कर रहे हैं, उसको बीमारी के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करो कि इस टाइम कहीं इनको क्रेविंग तो नहीं हो रही, इस टाइम कहीं इनका मूड तो नहीं खराब कि ये ऐसी बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट। हाउ फैमिलीज कैन एग्जीक्यूट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ। सबसे पहले तो है इसमें क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट, set boundaries clearly and kindly, focus on solutions not problems, use positive reinforcement, involve professional help, be consistent in communication। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं अभी। सबसे पहले तो अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर आपका लव्ड वन खड़ा है या बाहर को जाने लगा है तो उसका हाथ 2 मिनट के लिए पकड़ के उसको बिठा दें, सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अगर वो दहलीज के पास खड़े होके बात कर रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी, उसका दिल तो करेगा कि बाहर जाना है। थोड़ा सा प्यार से हाथ पकड़ के आओ बैठ जाते हैं, पानी पी लेते हैं, बात करते हैं, क्या चाहिए आपको, अच्छा क्या क्या चाहिए बताओ, क्या चीज आपको तंग कर रही है। तो सेफ एनवायरनमेंट को क्रिएट करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सेफ एनवायरनमेंट से मतलब है कि उसका लेवल ऑफ गुस्सा भी 10 पे है और आपका लेवल ऑफ गुस्सा भी 10 पे है। मतलब सोचो सारी तरफ आग लगी हुई है और आप 2 कुर्सियां लगा के बैठे हो। आप बैठ सकते हो वैसे एनवायरनमेंट में? नहीं ना, आपको ठंडा करना पड़ेगा एनवायरनमेंट। आपको कम से कम अगर उसका गुस्से का लेवल 10 नहीं है तो कम से कम आप अपना तो 3-4 तक लेके आओ कि आप उस माहौल को थोड़ा शांत करो और उसको भी बोलो कि इस बारे में ना हम 10 मिनट तक बात करते हैं या मैं आधे घंटे में अभी अभी बात होएगी तो बिगड़ेगी, सो लेट्स टेक हाफ एन आवर। थोड़ा आप तुम अपना मूड ठीक करो, एक सेफ एनवायरनमेंट बैठते हैं जहां पे रेसिप्रोकेट तो हो कि हम क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जिसका पारा दोनों का अगर 10 पे है तो वो बात तो हीटेड और आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो जाएगी। सो सेफ एनवायरनमेंट का मतलब है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट करें जहां पे कि हम आदान प्रदान कर सके अपने थॉट्स का, अपने इमोशंस का। और ये जो कम्युनिकेशन का टॉपिक हमने आपसे किया है, ये बहुत ही हमें ऐसे लगता है गल बात नाल की हो जाएगा। गल बात नाल हमने कितनी ऐसी फैमिलीज देखी हैं जहाँ पे लव्ड वन भी इतने खुश हैं कि मेरे फादर जो पहले ब्लेम करते थे या ताने देते थे, मैम उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं है अब। मैम मेरी मदर को भी अब असर्टिव टॉक करनी आ गई है। सो हम देखते हैं कि इसका पूरा असर आप लोगों के लव्ड वन की रिकवरी पे पड़ता है, क्योंकि उन्होंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया होता कि आप लोग अपने पे काम करोगे। तो उन्होंने तो जहां अपने ऊपर काम करना ही करना है। सो फैमिलीज के लिए हमने आज इसलिए ये एजेंडा रखा था क्योंकि थ्रू आउट इनका जो 100 डेज का प्रोग्राम है, आप भी अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पे अगर काम करोगे तो इन्होंने जाना तो आपके घर ही है।
तो अगर तब तक आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम इस रिकवरी की जो जर्नी है उसमें स्मूथली आगे चल सकते हैं। कई बारी ना हमें फैमिलीज़ बोलती है, हमें ज़रूरत नहीं है, आप इनको ठीक करो, आप इनके बिहेवियर को ठीक करो, हमें तो सब कुछ पता है। कई बारी हमें पेरेंट्स कहते हैं, "ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ कुछ पता है, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ हरकत पता है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ वर्क करो, ਇਹਨੂੰ ठीक करो।" तो आपको बता दें कि किसी भी स्टेज पे चेंज लेके आना मुश्किल नहीं है। किसी भी स्टेज पे आप हो, ये नहीं है कि आप 50 इयर्स के हो गए हो या 55 इयर्स के हो गए हो, तो आप अपने अंदर चेंज नहीं लेके आ सकते, हम ला सकते हैं। ये जो बार-बार हमारा लव्ड वन कहता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, ये सिर्फ़ मुझे एक एडिक्ट की नज़र से देखते हैं, ये एक नशेड़ी की नज़र से देखते हैं, तो हम ये समझें कि सबसे पहले जो रिलेशनशिप है ना, उसको साइड पे कर दें। ये मेरा बेटा है या मेरा भाई है या मेरा हस्बैंड है, उस रिलेशनशिप को साइड पे करें। ये याद रखें कि ये बीमार है और हम एज़ अ केयर टेकर हैं कि हमने इस बीमारी में इसको साथ देना है ठीक होने के लिए। जब हमारे रिलेशनशिप बीच में आते हैं ना, तो इमोशंस भी बीच में आती हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी, अगर एक भिखारी है जो कि शायद जिसकी मेंटल लेवल ठीक नहीं है और वो आपको गाली निकालेगा, तो आपको इतना इतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपका लव्ड वन आपको गाली निकालेगा, तो आप जितना आगे बढ़े हो उसको ठीक करने में, उतना ही पीछे चले जाओगे और आप ये बोलोगे मेरी बस हो गई है। कितनी देर कितनी देर मैं ही एफर्ट्स करती रहूं? तो उसका आंसर ये है कि जैसे एक हार्ट पेशेंट है या एक कैंसर पेशेंट है, हमें लगे रहते हैं ना जब तक उसकी रिकवरी नहीं हो जाती, ऐसे दे आर आल्सो पेशेंट एंड दे नीड योर सपोर्ट। और ये सपोर्ट हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके ही कर सकते हैं।